नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एक व्यक्ति की जनगणना पर 97 रुपए का खर्च आएगा। केंद्र ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए। पहली बार डिजिटल होगा सेंसस। जी हां दोस्तों, देश में 2027 में पहली बार जनगणना डिजिटली होगी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में इसके लिए 11,718.24 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। इसके अनुसार एक व्यक्ति की जनगणना पर सरकार करीब 97 रुपए खर्च कर रही है। दरअसल दोस्तों, 2011 की जनगणना में भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ रुपए थी। अगर इसी आधार पर माना जाए तो एक व्यक्ति की जनगणना करने में करीब 97 रुपए खर्च आएगा। अगर 150 करोड़ अनुमानित जनसंख्या मानी जाए तो प्रति व्यक्ति 78 रुपए खर्च होगा। यानी कि दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 30 लाख कर्मचारी डिजिटल जनगणना पूरी करेंगे। यह CAAS सॉफ्टवेयर से होगी। इसका डिजिटल डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जनगणना 2 फेज में होगी। फेज 1 में अप्रैल सितंबर 2026 में घरों की लिस्टिंग और गिनती होगी। फेज 2 फरवरी 2027 में आबादी की गिनती की जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने कहा, सरकार प्रदूषण रोकने का प्लान बनाए। रिजिजू बोले, हम संसद में चर्चा को तैयार। अनुराग ठाकुर बोले, तमिलनाडु सरकार सनातन धर्म विरोधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को लोकसभा में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा की चपेट में हैं। लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह एक अहम मुद्दा है। मुझे पूरा यकीन है कि सरकार और हमारे बीच इस मामले पर एक सहमति होगी। इस सदन में मौजूद हर सदस्य इस बात से सहमत होगा कि वायु प्रदूषण के कारण देश के लोगों को जो नुकसान हो रहा है उस पर हम सभी मिलकर काम करना चाहेंगे। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार ने पहले दिन से ही अपना रुख साफ कर दिया था कि हम सभी अहम मामलों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सरकार कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी के नेताओं से सुझाव लेने के लिए भी तैयार है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विनेश फोगाट ने ओलंपिक 2028 के लिए संन्यास वापस लिया। कहा, आग कभी खत्म नहीं होती। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन बढ़ने से डिस्क्वालीफाई हुई थी। जी हां दोस्तों, विनेश फोगाट ने संन्यास वापस लेकर कुश्ती में लौटने का फैसला किया है। वे 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेना चाहती है। विनेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खामोशी में मुझे कुछ ऐसा मिला जिसे मैं भूल गई थी। आग कभी खत्म नहीं होती। विनेश 2024 के पेरिस ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय रेसलर बनी थी। हालांकि फाइनल से पहले उनका 100 ग्राम वजन ज्यादा निकला, जिससे वे डिस्क्वालीफाई हो गई। इसके बाद उन्होंने रेसलिंग को अलविदा कह दिया था। विनेश अभी हरियाणा के जुलाना से कांग्रेस से विधायक है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ऑस्ट्रेलिया में पैरा ड्राइवर प्लेन के विंग में फंसा। वीडियो 15,000 फीट की ऊंचाई पर था। रिजर्व पैराशूट को काटा। मैन पैराशूट खोलकर जमीन पर उतरा। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्काई डाइवर का इमरजेंसी यानी कि रिजर्व पैराशूट अचानक खुलकर प्लेन के पिछले विंग में फंस गया। यह घटना स्काई ड्राइवर के प्लेन से कूदने से ठीक पहले हुई। दरअसल दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की ट्रांसपोर्ट सेफ्टी एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें स्काई ड्राइवर काफी देर तक हवा में लटका नजर आ रहा है। इसके बाद वह पैराशूट की सभी 11 रस्सियां काटकर खुद को आजाद कराता है। इसके बाद स्काई ड्राइवर मैन पैराशूट खोलकर लैंडिंग करता है। यह 20 सितंबर की घटना है जिसका वीडियो अब जारी हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तिहाड़ जेल में ही सड़ेगा अनमोल विश्नोई। MHA ने लगाया BNSS 303 वाला लॉक। अब पुलिस भी उसे नहीं छू सकती। जी हां दोस्तों, कुख्यात गैंगस्टर अनमोल विश्नोई अब एशिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल में रहेगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर गृह मंत्रालय का वो आदेश है जिसने अनमोल को 1 साल के लिए तिहाड़ में लॉक कर दिया है। दरअसल दोस्तों, सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 303 का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि अगले 1 साल तक किसी भी राज्य की पुलिस अनमोल की कस्टडी नहीं ले सकती। मुंबई पुलिस हो या फिर पंजाब पुलिस, अब पूछताछ सिर्फ तिहाड़ के अंदर ही होगी। उसे जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। यह आदेश ठीक वैसा ही है जैसा उसके भाई लॉरेंस विश्नोई पर लागू है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पुतिन की मीटिंग में जबरन घुसे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। रूसी राष्ट्रपति ने 40 मिनट इंतजार कराया था। पत्रकार को देख पुतिन ने आंख मारी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग में जबरन घुस गए। इस दौरान पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के साथ मीटिंग कर रहे थे। यह मामला तुर्कमेनिस्तान का है। यहां इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम की मीटिंग हो रही है। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री शहबाज के बीच मीटिंग होनी थी, लेकिन शहबाज को 40 मिनट तक इंतजार कराने के बाद भी पुतिन उनसे मिलने नहीं पहुंचे। इसके बाद शहबाज थक कर वहां से निकल गए और पुतिन एर्दोगन की चल रही मीटिंग में शामिल होने चले गए।
थे। 10 मिनट बाद शहबाज को अकेले वहां से निकलते देखा गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दुनिया के 5 ताकतवर देशों का ग्रुप बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसमें भारत, रूस और चीन शामिल होंगे। G7 को C5 से रिप्लेस करने का है प्लान। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत, रूस, चीन और जापान के साथ एक नया ग्रुप कोर 5 यानी कि C5 लाने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी वेबसाइट पॉलिटिको के अनुसार यह मंच G7 देशों की जगह लेगा। G7 अमीर और लोकतांत्रिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली और जापान जैसे देशों का एक मंच है। हालांकि ट्रंप की चाह ताकतवर देशों को लेकर एक नया मंच बनाने की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सरकार बोली ग्लोबल एयर क्वालिटी रैंकिंग ऑफिशियल नहीं, WHO सिर्फ सलाह देता है। राज्यसभा में मंत्री बोले हम बाहरी रिपोर्ट पर पॉलिसी नहीं बनाते। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने संसद में बताया कि दुनिया में कई संगठन जो एयर क्वालिटी यानी कि हवा की गुणवत्ता की रैंकिंग देते हैं, यह कोई ऑफिशियल रैंकिंग नहीं होती। WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस सिर्फ सलाह है, कोई देश उन नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हर देश को अपनी जरूरत, भौगोलिक स्थिति और परिस्थिति के लिए हिसाब से अपने मानक बनाने होते हैं। ये बातें पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कही। दरअसल दोस्तों, उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी तरह की बाहरी रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल इंडेक्स के आधार पर पॉलिसी नहीं बनाती। दरअसल पर्यावरण मंत्रालय से दुनिया भर में भारत की पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी और वेदर मैनेजमेंट में गिरती रैंकिंग पर सवाल पूछा गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रेलवे ने इस साल 3.02 करोड़ नकली IRCTC अकाउंट्स बंद किए। अश्विनी वैष्णव बोले तत्काल टिकटों की कालाबाजारी रोकने OTP लगाया, इससे 65% मामलों में सुधार हुआ। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने जनवरी 2025 से अब तक 3.02 करोड़ संदिग्ध IRCTC अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। इस बात की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को लोकसभा में भी दी। दरअसल दोस्तों, यह कदम टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया गया है। धांधली करने वाले लोग बॉट्स और सॉफ्टवेयर से फेक ID बनाकर तत्काल टिकट बुक करते थे और ऊंचे दाम पर बेचते थे। इससे असली पैसेंजर्स को टिकट नहीं मिलता था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नेपाल में चीन के लोन से बना पोखरा एयरपोर्ट हुआ फेल, जमकर भ्रष्टाचार हुआ, टूरिस्ट भी नहीं आए, चीनी कंपनी समेत 55 लोगों पर केस दर्ज। दरअसल दोस्तों, नेपाल में पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। वर्ष 2012 में 620 करोड़ रुपए अनुमानित लागत वाला यह प्रोजेक्ट 892 करोड़ तक पहुंच गया। जांच के बाद नेपाल की कमीशन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एब्यूज ऑफ अथॉरिटी CIAA ने 5 पूर्व मंत्रियों, 10 पूर्व सचिवों सहित कुल 55 लोगों और चीनी कंपनी चाइना CAMC इंजीनियरिंग पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर लिया है। अब दोस्तों, एयरपोर्ट 2023 में शुरू हुआ, लेकिन 2.5 साल में यहां सिर्फ 45 इंटरनेशनल फ्लाइट्स आई और करीब 3000 यात्री पहुंचे, जबकि इसे पश्चिमी नेपाल का अंतरराष्ट्रीय पर्यटन हब घोषित किया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एविएशन मंत्री बोले हवाई किराए को कंट्रोल नहीं कर सकते। लोकसभा में कहा इंडिगो कोविड जैसे संकट में एयर फेयर पर लिमिट लगाई, आज 54 फ्लाइट्स कैंसिल। जी हाँ दोस्तों, इंडिगो फ्लाइट कैंसिल के समय विमानों के बड़े किराए पर शुक्रवार को सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने लोकसभा में बात की। दरअसल दोस्तों, उन्होंने कहा कि सरकार पूरे साल हवाई किराए को कंट्रोल नहीं कर सकती। आगे बताया कि त्योहारों के दौरान हवाई टिकट की कीमतें आमतौर पर बढ़ ही जाती है। इसकी वजह यह है कि मार्केट की डिमांड और सप्लाई ही फाइनल प्राइस तय करती है। हालांकि नायडू ने कहा कि हाल ही में इंडिगो और उससे पहले कोविड महामारी जैसे संकट में सरकार ने एयरफेयर पर लिमिट लगाई थी। साथ ही तर्क दिया कि डीरेगुलेशन के बाद एयरलाइंस की संख्या बढ़ी और कंपटीशन आया है, जिसका सीधा फायदा यात्रियों को मिला। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सरकार के डर से नोबेल प्राइज नहीं ले पाई मचांडो, गिरफ्तारी का खतरा छुप कर रह रही है। नोबेल कमेटी बोली रास्ते में है, रात तक पहुंचेगी। जी हाँ दोस्तों, वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचांडो नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो सकी। मारिया की जगह उनकी बेटी एना कोरिना सोसा ने नॉर्वे के ओस्लो में यह पुरस्कार ग्रहण किया। एना ने समारोह में अपनी मां का लिखा हुआ भाषण भी पढ़ा। मचांडो ने अपने लिखित संदेश में कहा कि लोकतंत्र और आजादी को बचाने के लिए संघर्ष जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार वेनेजुएला ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। व्हाइट हाउस ने डोनाल्ड ट्रंप की बीमारी की अफवाह खारिज की। कहा हैंडशेक करने से निशान बने। डोनाल्ड ट्रंप बोले मेरे जैसा मेहनती राष्ट्रपति कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गंभीर बीमारी होने की अफवाह फिर से तेज हो गई है। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बार बार डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने हाथ पर बैंडेज और नीले लाल निशान दिखाई दिए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ट्रंप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या तो उन्हें हाथ में कोई इन्फेक्शन लग रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि ये निशान सिर्फ ज्यादा हैंडशेक करने की वजह से हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान के 9 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। इंदौर में तापमान 4.5 डिग्री, 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। उत्तराखंड में नदी नाले झरने जमे। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इंदौर में सर्दी के पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ गुरुवार रात न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। इससे पहले दिसंबर 2015 में 7 डिग्री का तापमान दशक का सबसे कम तापमान था। वहीं दोस्तों राजस्थान के 9 शहरों में गुरुवार को तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी के बाद अब पाला गिर रहा है। इससे नदी नाले और झरने जम गए हैं। चमोली और पिथौरागढ़ में लोगों के घरों में पाइपों में भी पानी जम गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शीतकालीन सत्र के बाद डीके शिव कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, एमएलए इकबाल हुसैन का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में सत्ता की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने शुक्रवार को खुला ऐलान किया कि मौजूदा उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार बहुत जल्द ही राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। यह दावा उस डिनर मीटिंग के तुरंत बाद आया जिसमें शिव कुमार समेत कई मंत्री और वफादार विधायक शामिल हुए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। इंदिरा राजीव के भरोसेमंद थे। मुंबई हमले की नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया था। दोस्तों वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल का शुक्रवार को 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने लातूर में सुबह 6:30 बजे अंतिम सांस ली। शिवराज पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। दोस्तों लातूर में उनके घर देवघर में उनका इलाज चल रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार पाटिल का अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। शिवराज के परिवार में उनके बेटे शैलेश, बहू अर्चना और 2 पोतियां हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेजेडी को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे, बंगाल यूपी में लड़ेंगे चुनाव, तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, जनशक्ति जनता दल जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को पार्टी के विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि उनका लक्ष्य जेजेडी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करना है और इसके लिए सदस्यता अभियान तेजी से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी से लोग लगातार जुड़ रहे हैं और अब संगठन हर राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी की सांसदों के साथ बैठक में नहीं पहुंचे शशि थरूर। कोलकाता में दोस्त की शादी में गए। लगातार तीसरी बार कांग्रेस मीटिंग अटेंड नहीं की। जी दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर शुक्रवार को संसद भवन के एनेक्स एक्सटेंशन बिल्डिंग में कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल नहीं हुए। राहुल गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। इसमें 99 सांसद शामिल हुए। बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान अब तक पार्टी के सांसदों के परफॉर्मेंस की समीक्षा की गई। पार्टी सूत्रों के अनुसार थरूर ने पहले ही पार्टी को अपनी गैर हाजिरी के बारे में जानकारी दे दी थी। थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुरुवार को बताया था कि वे कोलकाता में अपने एक पुराने दोस्त की शादी में पहुंचे हैं। यह लगातार तीसरी बार है जब शशि थरूर शीतकालीन सत्र से जुड़ी अहम बैठकों में गैर हाजिर रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 449 अंक चढ़कर 85,267 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 148 अंक चढ़ा। मेटल, रियल्टी और बैंकिंग शेयरों में रही तेजी। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को सेंसेक्स 449 अंक चढ़कर 85,267 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 148 अंक की वृद्धि देखने को मिली और अब निफ्टी 26,046 के स्तर पर बंद हुई। वहीं दोस्तों आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी और 7 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 36 शेयरों में आज तेजी देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टाटा स्टील, हिंडाल्को और जोमेटो रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में HUL, मैक्स हेल्थ और सन फार्मा रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोना आज 4,114 रुपए और चांदी 6,899 रुपए महंगी हुई। 10 ग्राम सोना 1.33 लाख का और 1 किलो चांदी 1.95 लाख के ऑल टाइम हाई पर। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी की कीमत आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJ के अनुसार 10 ग्राम सोने की कीमत 4,114 रुपए बढ़कर 1,32,710 रुपए हो गई है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं दोस्तों एक दिन पहले इसकी कीमत 1,28,596 रुपए थी। वहीं दोस्तों इसके अलावा बात करें चांदी की कीमतों की, तो दोस्तों चांदी के दाम आज 6,899 रुपए बढ़कर 1,95,180 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं। दोस्तों पिछले 3 दिनों में चांदी की कीमत 16,287 रुपए बढ़ चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बीमा कंपनियों में अब 100% विदेशी निवेश, मोदी सरकार ने दे दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को बीमा नियमों में एक बड़ा बदलाव करते हुए 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI को मंजूरी दे दी है।
यानी कि दोस्तों या फिर यूं कहें कि कैबिनेट ने बीमा कंपनियों में पूर्ण विदेशी स्वामित्व की अनुमति दे दी है। इस फैसले का उद्देश्य बीमा सेक्टर में ज्यादा कैपिटल लाना, कंपटीशन बढ़ाना और कस्टमर सर्विस को मजबूत करना है। उम्मीद है कि एफडीआई की मंजूरी से बीमा सेक्टर बहुत बड़े बदलाव के साथ में उभर सकता है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। वैभव सूर्यवंशी ने एक वनडे में 14 छक्के लगाए, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। भारत ने यूथ वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाया। जी हाँ दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ 14 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने शुक्रवार को दुबई में खेले गए अंडर 19 एशिया कप मैच में 95 गेंदों पर 171 रन बना दिए। इस पारी में वैभव ने 14 छक्के और 9 चौकों के सहारे 180 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। दोस्तों इसी के साथ वे यूथ वनडे में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के माइकल हिल का 2008 में बना 12 6 वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया। 14 साल के वैभव ने महज 56 गेंदों में सेंचुरी पूरी कर ली। उनकी बैटिंग के दम पर भारत ने यूथ वनडे में अपना अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया। भारतीय टीम ने 433 रन बनाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में चौथे दिन भी इंटरनेट रहा बंद। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में बवाल के बाद 17 को महापंचायत, किसान नेता राकेश टिकैत आएंगे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित टिब्बी यानी कि रानीखेड़ा में आंदोलन की आग ठंडी नहीं हो रही है। ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री का विरोध जारी है। चौथे दिन भी टिब्बी में इंटरनेट बंद रहा। किसान नेता जगजीत सिंह जग्गी ने बताया कि अखिल भारतीय किसान सभा व संयुक्त मोर्चे के बैनर तले एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में 17 दिसंबर को महापंचायत होगी। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत सहित पंजाब, हरियाणा, यूपी के तमाम बड़े नेता आएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सुनील गावस्कर के पर्सनैलिटी राइट्स केस में दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। गूगल, मेटा और एक्स से 7 दिन में फोटो हटाने को कहा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनील गावस्कर की याचिका पर आदेश दिया है। यह मामला पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा से जुड़ा है। दरअसल दोस्तों, कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 7 दिन में कार्रवाई करने को कहा है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने गावस्कर के वकील से बात की। उन्होंने कहा कि वकील पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क करे। अदालत ने प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया कि वे गावस्कर के मुकदमे को आईटी एक्ट 2021 के तहत शिकायत मानकर जरूरी कदम उठाए। यह कानून सोशल मीडिया गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया आचार संहिता से जुड़ा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मनरेगा का नाम बदलेगी सरकार, महात्मा गांधी की जगह होगा पूज्य बापू। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने की तैयारी में है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 3 बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी मिलने की संभावना है। मनरेगा के अलावा परमाणु ऊर्जा विधेयक और उच्च शिक्षा विधेयक को भी कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला मद्रास हाईकोर्ट में कुछ तो गड़बड़ है। करूर भगदड़ पर एसआईटी कैसे बनाई, ये तो मदुरई बेंच का अधिकार क्षेत्र का मामला है। जी हाँ दोस्तों, करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। मद्रास हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच का आदेश कैसे दे दिया जबकि मामला मदुरई बेंच के क्षेत्र में आता है, यह समझना जरूरी है। दरअसल दोस्तों, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने शुक्रवार को यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि टीवी के पार्टी की याचिका सिर्फ एसओपी तय करने के लिए थी, फिर यह आदेश क्यों दिया गया। दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की 27 सितंबर को रैली के दौरान भगदड़ मची थी। रैली में आई भीड़ अचानक बेकाबू हो गई थी, जिससे कुल 41 लोगों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, उसका नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के पहले उपग्रह का नाम तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।